वैसे तो वो यहाँ ठीक है, लेकिन आप लोगों को अक्सर याद करती है। आखिर वो आपकी माँ है। घर में परिवार वालों के साथ रहेंगी तो ज्यादा खुश रहेंगी। देखिए, बड़े होने के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप उन्हें घर ले जाइए। वो आपकी माँ के समान है, उन्हें माँ जितना प्यार दीजिए, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो वो यहाँ भी खुश हैं। इन घर में परिवार वालों के साथ रहेंगे, बेटी, दामाद, नाती के साथ तो ज्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, सोच के बताता हूँ। जरूर सोचिए। देखिए, आप भी एक पिता हैं। कल को आपको अच्छा लगेगा बुढ़ापे में आपके बच्चे इस तरह छोड़ देंगे? जी बोलिए। क्या आज रात के लिए यहाँ एक कमरा मिल सकता है? बिल्कुल। कितने पैसे लगेंगे? छोटे से छोटे कमरे के भी 300 लगेंगे। 300। साठ वर्षीय रमेश पारिक ने अपनी कई रातें बागीचे के बेंच पर सोकर गुजारी थी। अपनी ही कमाई से बनाया मकान अब उनके लिए घर नहीं रहा था। उस मकान की कीमत थी, लेकिन उसे बनाने वाले इंसान की कोई कीमत नहीं थी। क्या ढूंढ रहे हैं आप फ्रिज में? दूध चाय बनाने के लिए। दूध न थी। हर्षों से? अमित की दोपहर की चाय के लिए। लेकिन मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। सुबह चाय बनाई थी, आप नहीं थे, ऐसे ही बर्बाद हो गई। बार बार चाय बनाने के लिए दूध नहीं है हमारे पास। ये मेरा घर है। तो इस घर का आप करेंगे क्या? बेटे के नाम पर कर क्यों नहीं देते? इकलौता बेटा है, आपका ख्याल रखता है ना। अगर आपको सारी चीजें आपके हिसाब से चाहिए तो उसे भी वो दे दीजिए ना जो उसे चाहिए। क्या मेरे बेटे को ये पता है कि रात को मैं गार्डन के बेंच पे जाकर सोता हूँ? पहले घर बेटे के नाम पर कर दीजिए, फिर शांति से यहाँ पे रहना।
नहीं। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। नाटक बंद करो बापूजी। आपसे कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ क्या? अरे घर मेरे नाम पर कर दो बस। और वैसे भी आपके मरने के बाद तो ये मुझे ही मिलने वाला है, तो फिर अभी क्यों नहीं? जो कुछ भी हो, मेरे जीते जी ये घर मैं तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। बापूजी ने कहीं आपके खिलाफ कुछ कर दिया तो आपको उन्हें रोकना चाहिए। ज्योति, मैं उनको इकलौता बेटा हूँ, ये घर मुझे ही मिलेगा। लेकिन सोचिए, अगर बापूजी ने वसीयत बनाई और वसीयत में घर उनकी दो बेटियों के नाम कर दिया तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बापूजी मजबूर होके ये घर हमारे नाम पर कर दे। हेलो। कांतिलाल जवेरी, जी बोल रहा हूँ। मैं रमेश पारेख बोल रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप वृद्धाश्रम चलाते हैं। जी बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? रमेश भाई, रमेश भाई, मुझे आपके वृद्धाश्रम में रहने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? मैं बहुत परेशानी में हूँ, पूरी तरह से टूट चुका हूँ मैं। रमेश भाई, पहले आप शांत हो जाइए। आप यहाँ जरूर रह सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आपके पास यहाँ का पता है ना? तो आप यहाँ आ जाइए, बैठकर बात करते हैं। न जाने कितने दिनों के बाद पेट भर के मैंने अच्छा खाना खाया है। अब बोलिए रमेश भाई, हुआ क्या है? देखिए, आप यहाँ रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप अपनी परेशानी खुलकर बताएंगे तो मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। हसमुख भाई, आज 3 सेल हुए। अरे वाह रमेश भाई, आप तो मेरे किसी भी दूसरे सेल्समैन को मात दे सकते हो। नहीं नहीं हसमुख भाई, उल्टा मैं आपका एहसानमंद हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, हाँ, क्योंकि इस उम्र में भी आपने मुझे काम के लायक समझा। कांति भाई, 2 साल पहले जब मैंने घर छोड़ा, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, थोड़ी सी जमा पूंजी बस। एक दोस्त की मदद से एक छोटा सा कमरा मैंने भाड़े से लिया और हसमुख भाई के साथ में स्पेयर पार्ट बेचने का काम शुरू किया। तो उन 2 सालों में आपका बेटा कभी भी आपसे मिलने नहीं आया? नहीं, एक बार भी नहीं। मुझे लगता है मेरे घर छोड़ के चले जाने से वो खुश है। वो मेरा बेटा है, मैंने उसे बड़ा किया। मेरी 2 बेटियां भी हैं, रूपा और रचना। मेरा बेटा अमित सबसे बड़ा है, मैंने उसकी शादी करवाई। उसे 3 साल की बच्ची है, राशि। और आज अमित और उसकी पत्नी चाहते हैं कि मैं अपना घर अमित के नाम कर दूं। यही सब देख के मैंने घर छोड़ा और फिर उन दोनों ने मेरे साथ एक खेल खेला।
हेलो। रमेश पारिक, हाँ जी, बोल रहा हूँ। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजपूत। पुलिस इंस्पेक्टर, क्या हुआ सर? रमेश भाई, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आपके खिलाफ वारंट निकला है। क्यों साहब, मैंने क्या किया? देखिए, आपकी बहू ने आपके खिलाफ डाउरी हैरेसमेंट यानी दहेज मांगने का केस दर्ज किया है और आपका बेटा अमित पारिक इसका विटनेस है। इसलिए आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए, वरना हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। बापूजी, आप टेंशन मत लो, हम लोग पुलिस से बात करेंगे और हम अमित भाई से भी बात करेंगे। आपको वो घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। आपके सीधे होने का वो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। कैसे भी करके बस उन्हें वो घर चाहिए। हेलो रचना, रूपा बोल रही हूँ। बाबूजी के खिलाफ अमित भाई और ज्योति भाभी ने डॉरी हैरेसमेंट का केस किया है। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तू भी आ सकती है क्या? बाबूजी, बाबूजी, दिमाग, गाड़ी रोको। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको? जी, मैंने पुलिस को खबर कर दी है। उन्हें बता दिया है कि बापूजी को हार्ट अटैक आया है। अटैक सीवियर था, पर डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर हैं। हम उन्हें जल्दी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। आपके बेटे ने बहू के साथ मिलकर आपके खिलाफ दहेज की शिकायत दर्ज कर दी। हाँ, मेरे अपने बेटे ने। एक बाप होने की जिम्मेदारी से मैं कभी चुका नहीं। अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दी जो मैं उन्हें दे सकता था। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मेरे बच्चों को बेहतर से बेहतर भविष्य देना, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे चाहे जो भी तकलीफ सहन करनी पड़े, पर अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दूंगा मैं। जब मेरी पत्नी गुजर गई थी तो मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, पर बच्चों के बारे में सोचकर मुझे हौसला मिला। कि एक बाप को अपने बच्चों के लिए मजबूत सहारा बनके, परिवार का आधार बनके, बच्चों का हीरो बनके खड़े रहना होता है। तब तक जब तक कि वो अपने हर बच्चे को खुशी से जिंदगी बसर करते ना देख ले। मेरा बेटा अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ नहीं पा रहा था, यूं ही छोटी मोटी 2-4 नौकरियां कर रहा था। एक बाप होने के नाते मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, और इसलिए मैंने अरे रमेश भाई, केम छो? मजामा शास्त्री जी। क्या बात है, इतने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? नहीं शास्त्री जी, मैं अपने बेटों को एक तोहफा देना चाहता हूँ। लगता है कोई बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं आप उसे। अमित बेटा, ये तेरे लिए, तू अपने पाँव पे खड़ा रह सके इसलिए, और मुझे यकीन है कि जिंदगी में तू बहुत अच्छा करेगा। हाँ जी आपू।
बापूजी, आप सब कुछ सस्ते में निपटाना चाहते हैं ना? आपको क्या लगा कि बस एक रिक्शा बेटे को दे देंगे तो वो घर की मांग नहीं करेगा ना? क्यों? कहीं आप ये घर किसी और को देने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? आपको तकलीफ क्या है बाबू? क्या मैं आपको घर से निकालने वाला हूँ? आज नहीं तो कल ये घर मुझे ही मिलने वाला है। तो फिर अभी ये घर मेरे नाम पे करने से इनकार क्यों कर रहे हैं आप? क्या मेरी कोई कीमत नहीं थी? उन्हें सिर्फ घर चाहिए था। वह इंसान नहीं जिसने अपनी मेहनत से पूरे परिवार के लिए घर खड़ा किया है। अपने बनाए हुए घर में रहने का उसे कोई अधिकार नहीं। उस पर कुछ भी आरोप लगाकर उसे डराओ ताकि वो घर उनके हवाले कर दे। अमित भाई, आप और भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अमित भाई, वो हमारे बापूजी हैं। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। रूपा, रचना, तुम लोग अपने घर में खुश हो ना, तो मेरे मामले में मत पड़ो, वरना मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि तुम लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अमित भाई, भाभी आपको भड़का रही हैं। बस कान खोलकर सुन लो तुम लोग। मैं बापूजी का इकलौता बेटा हूँ और ये घर तो मुझे ही चाहिए, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैसा है रे बेटा तू? रिक्शा से ठीक कमाई होती है ना? नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। बापूजी, आप घर मेरे नाम पर करेंगे या नहीं? मेरे मरने तक का भी इंतजार नहीं कर सकता तू? फिर से वही राग शुरू मत कीजिए बापूजी। आप घर मेरे नाम पर करेंगे या नहीं? नहीं, घर मिलेगा लेकिन इस तरीके से नहीं। मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए बेटा। तो भी ठीक है बापूजी, ज्योति भी तब तक अपना केस वापस नहीं लेगी जब तक ये घर मेरे नाम पर नहीं हो जाता। या तो ये घर मेरे नाम पर करिए या फिर केस लड़िए। सेक्शन 498A का केस है। मैं तब तक वेट करूंगा जब तक आपकी बेटी रचना बेल के पेपर्स लेकर नहीं आ जाती। तब तक आप लोग बाहर वेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ही पड़ेगा। और कितना टाइम लगेगा? लॉयर तो अभी कोर्ट में ही है। उसने कहा कि बापूजी को बेल मिल जाएगी। जैसे मुझे पेपर्स मिल जाते मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगी। चलिए। इन्हें रिहा कर दो और इस केस की इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करके चार्जशीट फाइल करो। सर। बापूजी, चाय। बापूजी, अब आप मेरे साथ रहने आ जाइए या फिर रचना के साथ। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। बापूजी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मैं तुम दोनों के घर आता जाता रहूंगा। बेटी के ससुराल में कोई कैसे रह सकता है? तो ठीक है बापूजी, हम रोज आपसे मिलने आएंगे, आपके लिए खाना भी लेके आएंगे। आप खुद कुछ मत बनाना। हाँ बापूजी, हम सब कर लेंगे। मेरा बेटा और बहू केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं। मैं कई वकीलों से मिला, पर समझ में यही आया कि केस जीतने की आशा बहुत कम है और केस लड़ने का खर्च बहुत ज़्यादा। मैं आपका केस लड़ूंगा और आपको मेरी फीस पता है ना, वो मैं कम नहीं कर सकता। जी पुरोहित जी,
ये केस जीतने के कितने चांसेस है? दरअसल हम कई वकीलों से मिले और सबने हमसे यही कहा है कि केस जीतना मुश्किल है। सच कहूँ तो आपका बेटा ही गवाह है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। अकेली बहू ने शिकायत की होती और आपका बेटा आपके साथ होता तो हम ये केस जीत जाते, लेकिन आपका बेटा ही आपके खिलाफ है, इसलिए जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटे को मना लें और केस रफा दफा कर दें। मैंने तय किया है, ये केस मैं लड़ूंगा। ये केस मैं हारने वाला हूँ, ये जानने के बावजूद ये केस मैं लड़ूंगा। मेरे पास अब ज़्यादा सेविंग नहीं है और केस का खर्च बहुत होगा। मेरी बेटियाँ मुझे मदद करना चाहती है, पर मैं उनसे मदद लेना नहीं चाहता। मैंने ज़िंदगी भर अपने परिवार को दिया है, हमेशा सर ऊंचा रखकर जिया हूँ मैं उनसे मदद नहीं ले सकता। लेकिन अब मैं मकान का किराया और अपने अकेले रहने का खर्च नहीं उठा सकता। अगर आप मेरी मदद करो तो। जरूर रमेश भाई, जरूर। आप यहाँ रह सकते हैं, आपको यहाँ रहकर अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और आपको यही कहूँगा कि आप हार मत मानिएगा। हम सब आपके साथ हैं और मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, आप अपने बेटे को चाहे जितना भी प्यार करते हो, पर वो इस तरह से आपका घर नहीं छीन सकता। पर्दा अभी गिरा नहीं है, नाटक का आखिरी अंक अभी बाकी है। उसी बेटे ने जिसके भले के लिए उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, अपनी पत्नी के साथ मिलकर रमेश पारेख का जीना मुश्किल कर दिया था। एक ऐसा घर उन लोगों के लिए जिनके अपनों के पास उनके लिए कोई जगह नहीं थी, वहां रमेश पारेख को भी पनाह मिली। उस घर में ना सिर्फ उन्हें रहने की जगह मिली, बल्कि उन्हें वहां अपने निर्दयी और स्वार्थी बेटे से लड़ने की ताकत भी मिली। कानून की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो ये रास्ता अपनाए बापूजी। कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग पराग जी, कांतिलाल बोल रहा हूँ। नमस्ते कांति भाई, कहिए कैसे याद किया? पराग जी, मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूं जो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। उनका नाम रमेश पारेख है। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। मैंने ही अखबार वालों को उनकी कहानी बताई थी। आपकी कुछ मदद की जरूरत थी। जरूर कांति भाई, आप उन्हें लेकर यहाँ आ जाइए, मुझे उनकी पूरी डिटेल्स दीजिए। हेलो, पीआई राजपूत, जेसीपी देसाई है। जैन सर। राजपूत, तुम्हारे थाने में अमित और ज्योति पारेख ने अमित के पिता रमेश पारेख के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। ये सर, सेक्शन 498A डाउरी केस सर। मुझे जानकारी मिली है कि केस झूठा है। बेटे ने अपने पिता का घर हासिल करने के लिए ये केस दर्ज किया है। ये सिर्फ अपने पिता को मजबूर करने का एक तरीका है। सर, मैं रमेश भाई से मिल चुका हूँ। राजपूत, इस केस की जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो कि सच क्या है। यस सर। थैंक यू। जेसीपी देसाई एक बहुत ईमानदार ऑफिसर है। सीनियर सिटीजन के केस में इन्होंने हमेशा हमारी मदद की और हमारे आश्रम के बहुत से बुजुर्ग इन्हें अपने बेटे जैसा मानते हैं। नहीं रमेश जी, ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आपका घर जरूर मिलेगा। सर, अमित का फोन स्विच ऑफ है सर, और ताला भी लगा। पड़ोसियों से बात कर। रमेश भाई के बारे में अखबार में पढ़ा, जानकर बहुत धक्का लगा हमें। हमें नहीं पता था घर में ये सब कुछ चल रहा है। अमित और उसकी पत्नी ज्योति का है। लगता है दोनों भाग गए हैं। उन्हें भी पता होगा ना कि ये सब खबरें अखबार में छप गई हैं। हम लोग कल ही उन्हें मिलने गए थे। आप लोगों को इस सबसे क्या लेना देना है? अमित बेटा, वो तुम्हारे बापूजी है। हम सब जानते हैं कि बचपन से ही उन्होंने कितनी मेहनत से तुम लोगों को बड़ा किया है। रूपा, रचना, सबको। अरे हमने तुम सबको बड़ा होते हुए देखा है।
अपने बापूजी पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो? ज्योति, तुमको भी शर्म नहीं आई? रमेश भाई जैसे इंसान पर ऐसे आरोप लगाते हुए? हम सालों से जानते हैं रमेश भाई को, ऐसे इंसान दहेज मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो ये हमारे घर का मामला है, आप लोग इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। अमित, होश में आ बेटा। तुम्हारे बापूजी तुमसे कितना प्यार करते हैं। बस काका, अच्छा होगा और आप लोग यहाँ मेरा और अपना वक्त बर्बाद ना करें। तुम चलो अंदर। अमित ने हम लोगों से इतनी बदतमीजी से बात की और हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अरे छोटा था तब से जानता हूं मैं उनको, मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। मुझे तो लगता है खबर पढ़ के वो लोग डर गए होंगे, इसीलिए भाग गए। आप लोग रमेश भाई को कब से जानते हैं? बरसों से साथ। क्या आप लोग पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमेश भाई कैसे हो आप? ठीक। इतना सब कुछ हो गया, आपने कभी कुछ नहीं बताया। अगर कुछ हमें बताते रमेश भाई तो। रमेश भाई, आप इजाजत दें तो घर का ताला तोड़ देते। ऐसे भी घर के मालिक तो आप ही हैं। रमेश भाई, नया ताला लगा दीजिए और अब अपना सामान लेकर यहाँ रहने आ जाइए। नहीं साहब, ना ही ज्योति का फोन आया है, नहीं जमाई का। पता नहीं दोनों कहाँ हैं। हंसा बहन, आपको पता है आपकी बेटी ने अपने ससुर रमेश भाई के खिलाफ दहेज लेने की कंप्लेंट की है? मैं झूठ नहीं बोलूंगी साहब, रमेश भाई बहुत नेक इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरी बेटी और जमाई दोनों ने झूठी शिकायत की है। वो दोनों है कहाँ? पता नहीं साहब। रमेश पारेख के पड़ोसियों ने, उनकी बेटियों और दामाद ने, यहां तक कि ज्योति की मां ने भी उनके समर्थन में बयान दिया। अब अमित और ज्योति के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए एक नया केस दर्ज किया गया और साथ ही उनके झूठे एफआईआर को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन दी गई। लेकिन अमित और ज्योति अब तक फरार थे। अरे हंसा बहन, आओ अंदर आओ। रमेश भाई, मैं मेरी बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, पर आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, उन्हें माफ़ कर दीजिए। हंसा बहन, वो दोनों है कहाँ? पता नहीं रमेश भाई, पर जहाँ भी होंगे ज़रूर अपने किए पर पछता रहे होंगे। सर, हंसाबेन शायद अमित और ज्योति के कांटेक्ट में, क्योंकि वो रमेश भाई के घर गई थी अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ से उनसे माफी मांगने। हंसाबेन को पुलिस स्टेशन ले और सब जगह यह खबर फैला दो कि उन्हें अमित और ज्योति के केस में अरेस्ट किया गया। सर। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। मैंने छोड़ो ना, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा विश्वास करो, मुझे सच में पता नहीं है। मेरे पति बीमार है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। मुझे घर जाने दो। देखिए, आप तब तक घर नहीं जा सकती जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि अमित और ज्योति कहाँ है। मुझे सच में पता नहीं है वो कहाँ है। मम्मी, मम्मी, तू ठीक है ना? तू ठीक तो है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम लोग कहाँ चले गए थे?
और ये सब क्या है बेटा? तुम दोनों ने झूठी कंप्लेंट फाइल की थी, सबूत है हमारे पास, और हम तुम दोनों पर चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। रमेश भाई ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तुम दोनों ने उनका घर हथियाने के लिए झूठा केस बनाया था। अब रमेश भाई तुम्हें बचा सकते हैं अपनी शिकायत वापस लेकर। बोलो रमेश भाई, अगर आप कहें तो केस बनाकर इन दोनों को अंदर कर देते हैं। बापूजी, बापूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप केस वापस ले लीजिए बापूजी। आखिरी गलती समझ के हमें माफ कर दीजिए। साहब, जाने दीजिए इन बच्चों को। मैं इनके खिलाफ कोई केस दर्ज करना नहीं चाहता। ठीक है, आप कंप्लेंट वापस ले सकते हैं, मगर तुम दोनों को लिख कर देना होगा कि आगे से रमेश भाई को कभी भी परेशान नहीं करोगे। और अगर तुम्हारे खिलाफ एक भी कंप्लेंट आई ना, बिना इन्वेस्टिगेशन किए तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। अमित रुको। रिक्शा ले जाओ, तुम्हारे रोजी रोटी के काम आएगा। अपने पैरों पे खड़े रहोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। एक बाप होने के नाते शायद कुछ बातें मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया हूँ, हो सकता है जिंदगी तुम्हें सिखा देगी। बेटा होके तुम बेटे का फर्ज भूल गए थे, लेकिन बाप होने के नाते मैं नहीं भूला हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकता। हो सकता है कि मेरा दुख देखकर तुम्हें तकलीफ ना हुई हो, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम दोनों ने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। राशि का ख्याल रखना। जाओ और अच्छी जिंदगी बसर करना। रमेश भाई अब अपने घर में अकेले रहते हैं। वो खुद काम करते हैं और अपने लिए जितना काफ़ी है उतना कमा लेते हैं। उनकी बेटियां उनसे रोज़ मिलने आती हैं और उनके लिए दोपहर और शाम का खाना भी बना कर लाती हैं। रमेश भाई पुलिस के बहुत आभारी हैं जिन्होंने उनकी इतनी मदद की। और कांति भाई से भी उनका गहरा नाता बन गया है। वो कई बार वृद्धाश्रम में जाते हैं और वहां जाकर अपने हम उम्र साथियों के साथ वक्त गुजारते हैं। उन लोगों में रमेश भाई को एक नया परिवार मिल गया है। अमित और ज्योति कहीं दूर अब एक किराए के मकान में रहते हैं। जो कुछ भी उन दोनों ने रमेश पारेख के साथ किया उसे याद करके रमेश पारेख को बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो अपने बेटे को मिस करते हैं।
रमेश पारेख अपना मकान अपनी पोती राशि के नाम करने की सोच रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर और पालन पोषण के लिए बेहतर इंतजाम करने के उद्देश्य से कई स्पेशल एक्ट पास किए गए हैं और संसद में भी इसके लिए एक बिल पास किया गया है। जब भी कोई माँ बाप या सीनियर सिटीजन अपनी जायदाद अपने किसी वारिस या रिश्तेदार के नाम करता है तो वो प्रशासन से दरख्वास्त कर सकता है कि उनके मेंटेनेंस के लिए, एक नॉर्मल जिंदगी के लिए उस वारिस की तरफ से उन्हें मेंटेनेंस दिया जाए। सरकारी सहायता से चलने वाले कई वृद्धा आश्रमों के निर्माण की योजनाएं बनाई गई हैं और कई जगहों पर ऐसे वृद्धा आश्रम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कई जगहों पर प्राइवेट और चैरिटेबल ओल्ड एज होम्स भी हैं। लेकिन हम उन बच्चों के बारे में क्या कहें जो अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल नहीं रख सकते। एक एनजीओ द्वारा 2012 में की गई स्टडी के अनुसार 40% से भी कम भारतीय जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कई बार अपना खुद का मकान होने के बावजूद भी बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों पर नैतिक और जज्बाती तौर पर निर्भर रहते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर 3 में से 1 सीनियर सिटीजन दुर्व्यवहार का शिकार होता है। हर रोज अपमानित होना तो आम बात है और कई बार बात मारपीट तक भी पहुंच जाती है। आज युवा भारत अपनी भावनाओं को, अपनी जरूरतों को खुलकर बोलने लगा है, इसलिए उनके हर अरमान को पूरा करने के लिए मार्केट हमेशा तैयार रहता है। लेकिन वहीं यह भी जरूरी है कि हम अपने बुजुर्गों की थोड़ी परवाह करें, उन्हें थोड़ा प्यार दें, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हमारे सभी युवा ये याद रखें कि जिंदगी के इस पड़ाव से उन्हें भी एक ना एक दिन गुजरना ही पड़ेगा। जय हिंद।